156 का पड़ा ना इंडिया। थर्सडे 15 ये इतना तक। फॉर एनी क्वेश्चन प्लीज कांटेक्ट योर रेफरेंस नंबर। इतना अभी नहीं आया ना? मैं भी आ गया हो तो पता ना, लेकिन दिखा नहीं रहा ना, रिफंड कंप्लीटेड दिख रहा है। इसमें नहीं। बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे आई थिंक आवाज आ रही होगी बोलने की और मैसेज नहीं आता। मैसेज नहीं आ रहा, नहीं बहुत रिफंडेड वाला दिखाता है। जहाँ से मैं आवाज आ पेमेंट रही किया है। हूँ वहाँ पे दिखाएगा। फिर 156 में है तो हेलो, कोई बताए आवाज आ रही है? वही देखिए, यही वाला था। 147 का पड़ रहा है। वो तो वो लगा हम तो आ रही थी। हेलो ये किए थे जी जी आ रही है क्लियर। 411 थैंक यू। यही वाला आना है। इस तो हम सिडनी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जरूरी स्टार्ट नहीं इस किए तरह थे का कल। बैंक का स्टेटमेंट चेक करना था। इम्पोर्टेंट 15 ये तक है देख लेता हूँ। इस ट्रांजेक्शन में चैप्टर भी अभी कहीं जी दिखा नहीं रहा। वो है 4 से 11 वाला ही पेमेंट था। हर एक चैप्टर में उसके ये बाद चीजें आपको देखेंगे। देखने को मिलेंगी। और लेने लगा 5 रुपये। अब जैसे कल की करने में जा रहे हैं किडनी क्या? शेड्यूल किडनी वाले चैप्टर में उसका पहला चैप्टर है किडनी कलेक्टिंग केसीटी बोलते हैं। ठीक है, किडनी कलेक्टिंग शेड्यूल ये चीज आपको हर एक चैप्टर में जीएमए में मिल जाएगा। या एक्टिव फेज में हो ऐसा तो ये सुनने को मिलता है केसीटी कॉन्स्टिलेशन। अब वहां पे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ केसीटी भी ऑन हो गया। तो केसीटी क्यों ऑन हो गया ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अभी हम कल पढ़ते थे जैसे किडनी का काम क्या है, किडनी करती क्या है, यूरिन में वाटर इलेक्ट्रोलाइट का कंटेंट कितना होता है, ये चीजें हम कल पढ़ते थे। यूरिन में 95% वाटर होता है, 5% इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। ये हम कल पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा था कि जो किडनी है वो 180 लीटर ब्लड को एक दिन में प्यूरिफाई करती है, छानती है, जिसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और अल्टीमेटली हमारे पास जो यूरिन का आउटपुट मिलता है वो 1.5 टू 2 लीटर यानी 1.5 टू 2 ml पर मिनट मिलता है पर डे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हम पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा था कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं जैसे टीयर, ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब का जो कंसंट्रेशन होता है वो सी वाटर के साल्ट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये चीजें हमें एक सजेशन देती हैं कि हमारी जो लिविंग फॉर्म है ये सी वाटर से ओरिजिनेट हुई है। ये चीजें हम कल पढ़ चुके थे। फिर हम इसके कॉन्फ्लिक्ट पे आए थे कि किडनी का कॉन्फ्लिक्ट, किडनी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एराइज कैसे हुआ, उसमें शुरुआत कैसे हुआ, क्यों किडनी में कॉन्फ्लिक्ट आया ही। ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ते थे जैसे कि हमने देखा इवोल्यूशन के टाइम पे कि हमारी जो भी लाइफ फॉर्म्स थी वो स्टार्टिंग में ओशियन में थी, फिर वहां से लैंड पे लाइफ फॉर्म आई। तो जब ओशियन से लाइफ टेरिटोरियल लैंड पे आई, टेरेस्ट्रियल लैंड पे आई, फिर वहां पे क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म पानी से लैंड पे आया तो उसके पास दो चीजें आई। एक का डिहाइड्रेशन होने का खतरा, दूसरा फूड मिलने का खतरा, दो खतरा उसके सामने आया। ठीक है, जब ये डिहाइड्रेशन होने का खतरा आया तो हमारी किडनी पे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि किडनी का काम क्या था, किडनी का काम था बैलेंस को मेंटेन करना। वो से स्टार्ट हुआ हमारा किडनी के फूड की स्कार्सिटी आई, फूड पे प्रॉब्लम आई, तो वहां से लीवर जाना शुरू हो जाता है। तो किडनी एंड लीवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये
जाते कब हैं, जब लाइफ को बेसिक चीजें नहीं मिलती। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब जैसे ही लाइफ वाटर से लैंड पे गई, तो लैंड पे क्या हुआ, अब उसके पास ना तो खुद को डिहाइड्रेट करने का वाटर है, न ही सिक्योरिटी है। तो अब वो जो लाइफ फॉर्म थी वो लैंड पे गई ही क्यों, तो उसके लिए फॉर बेटर ऑक्सीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंसंट्रेशन। दूसरा, जो वाटर में जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी तो आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया था, फूड की स्कार्सिटी होने लगी थी, फूड कम होने लगा था। तो बेटर रिसोर्सेज, मोर रिसोर्सेज को पाने के लिए लाइफ फॉर्म वाटर से लैंड पे आई। तो ये मोटा मोटा था कैसे ये किडनी के कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत कैसे हुए। अब हम किडनी में कल स्टार्ट किए थे, उसके मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है। किडनी में मेजर 3 कॉन्फ्लिक्ट आता है, अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या है, अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आज हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जरा सा भी ना समझ में आए तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं एक बार फिर से करवा दूंगा ये। अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट ऑन बाय फीलिंग आउस्टेड। आउस्टेड क्या होता है, OUSTED, आउस्टेड। ये आउस्टेड क्या है, रिमूव फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। किसी पोजीशन, किसी अथॉरिटी से किसी को रिमूव कर देना अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट को स्विच ऑन कर देगा। ठीक है, रिमूव फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। ठीक है, ऑफ्टेन इन सडन और फोर्सफुल मैनर, अचानक से और जोर लगा के, फोर्स, जबरदस्ती। तो यहाँ से हमारा अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, किडनी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिचुएशन है। अब आपके पेशेंट में हो सकता है पोजीशन लॉस मिले, पावर लॉस मिले। ठीक है, तो ये आपके पेशेंट का सर्कमस्टेंसेस बताएगा, उसकी हिस्ट्री बताएगी कि उसमें क्या है पर्टिकुलर। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज है बीइंग एक्सक्लूडेड, फीलिंग आउट एक्सक्लूडेड। अब एक्सक्लूडेड क्या होता है, लेफ्ट आउट, छोड़ दिया जाना। नॉट इंक्लूडेड, किसी को, जैसे सिंपल सी चीज ले लो, किसी घर में 4 भाई हैं, 2 भाई मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, 2 को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये फीलिंग क्या है, नॉट इंक्लूडेड। केप्ट आउट ऑफ समथिंग, किसी इंपॉर्टेंट फैसले में किसी घर के किसी मेंबर को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। तो ये जो कंडीशन मिलती हैं, ये एक्सक्लूडेड फीलिंग को ट्रिगर करती हैं, जहां से हमारा अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें और चीजें हैं, जैसे अनवांटेड की फीलिंग, रिजेक्टेड की फीलिंग, नॉट अंडरस्टूड। किसी को, जैसे पेशेंट आते हैं बोलते हैं मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं, मुझे, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुझे समझ नहीं रहे। ये भी क्या है, ये भी अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इग्नोर्ड, किसी को इग्नोर किया जा रहा है, लेफ्ट आउट, किसी को छोड़ दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, एलोन, अकेलापन। अब इन सब में हो क्या रहा है, बेसिकली किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, किसी को आइसोलेट कर रहे हो, एलोन कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो आप, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। क्योंकि हमें एज ए लाइफ फॉर्म, एज ए ह्यूमन लाइफ फॉर्म, जो फैमिली होती है, फैमिली एक नीड है सिक्योरिटी और शेल्टर का। लव, केयर, शेल्टर एंड सिक्योरिटी, इसका जो नीड बनता है, लव, केयर, शेल्टर एंड सिक्योरिटी का, इसको कौन प्रोवाइड करता है, हमारे समाज में हमारी फैमिली प्रोवाइड करती है। तो कभी कभी हमारे पूरे केस का कोर ही यही बनता है, नीड ही यही बनती है, वो फैमिली को टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। ठीक है, ये स्टोरी मिलती है कभी कभी। तो वहां पे उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो नीड जो है वो फैमिली की है। फैमिली क्या देगी, सपोर्ट देगी, शेल्टर देगी, लव, केयर, अटेंशन देगा। ठीक है, तो ये एक नीड बनती है। तो आपको हो, देखो, कई सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आपने उसमें क्या देखना है, इन सब जैसे फीलिंग आउटस्टेड और एक्सक्लूडेड, अनवांटेड, रिजेक्टेड,
ऐसी कुछ फीलिंग मिलेगी जहाँ पे अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो आपको पेशेंट को उसी के इर्द गिर्द घुमाना है। हो सकता है कई पेशेंट डायरेक्ट बता देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। कई बार होता है हमें लगता है कि सामने वाला पेशेंट हमें बता नहीं रहा है, बट वो खुद ही नहीं समझ रहा होता है कि हमें बताना क्या है। तो आप उसको बेसिक बोलचाल में उससे बात करो, ठीक है। उसे एकदम उसके ही लैंग्वेज में बात करो, तो वो फिर धीरे धीरे खुलता है और चीजों को बताता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करो कि वो आपकी बात को कितना समझ रहा है। तो बेसिकली हो गया। अब जैसे जब चिल्ड्रन होगा, कोई चिल्ड्रन है, उसमें क्या है, व्हेन दे आर पुट इनटू डे केयर, अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है एज ए किडनी पेशेंट, तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान देना है। जैसे बच्चे को स्कूल चेंज करा दिया, उसे हॉस्टल में डाल दिया गया, या छोटे बच्चों को डे केयर, जैसे अभी नर्सेज आती हैं या दाई होती हैं, जो जैसे जब बोथ पेरेंट वर्किंग होते हैं तो अपने बच्चे को किसी दाई के यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये जो डे केयर की फीलिंग है, ये उसे उसके अबंडमेंट फीलिंग को ट्रिगर करता है। तो हमें ये पूछना है, जब से ये डिजीज आई, कहीं आपका बच्चा स्कूल चेंज नहीं किया, कहीं ऐसी प्लेस पे तो नहीं गया, कहीं आपने उसे दाई के पास तो नहीं छोड़ा, कहाँ से ये सिचुएशन ट्रिगर अप हुई है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बच्चा अगर अनलव्ड फील कर रहा है तो भी अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। किसी ग्रुप से एक्सक्लूडेड, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट ये ट्रिगर कर देती हैं। जैसे बच्चे का 4 ग्रुप है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है कि 4 बच्चों का ग्रुप है, वो किसी एक को किसी छोटी सी गलती की वजह से इग्नोर कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ग्रुप से हटा देते हैं। तो ये कंडीशन भी अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकती है। तो हमें इतनी बेसिक बेसिक चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। when parent don't spend enough time with them, when new sibling is born, who get more attention, ठीक है। ये चीज आप शायद सब समझते होंगे कि 2 बच्चे थे, एक बच्चा और पैदा हो गया, अब उस छोटे से बच्चे को ज्यादा अटेंशन मिल रही है। तो जो दोनों पहले के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अबेंडमेंट में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है, व्हेन ए ग्रैंड पेरेंट्स डाइज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वेन ए कंडीशन है कि जब ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ होती है। अब ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि हमारे समाज में, इंडियन कल्चर में आप देखोगे, जो अभी तो थोड़ा चीजें बदल रही है, लेकिन पहले जो बच्चे होते थे वो अपना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मदर जो होती है वो घर की वर्किंग लेडी होती है, तो वो बच्चे मैक्सिमम टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते थे। लेकिन अगर उनकी डेथ होती है तो ऐसे नहीं सोचना है कि ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से बच्चे को कहाँ से डेथ एलिमेंट्स आएगा। आ सकता है, क्योंकि वो बच्चा उनके साथ रह रहा है, ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहा है, उनकी डेथ होने की वजह से आया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन और डेथ एलिमेंट फ्रॉम अग्रवेशन, डेथ ऑफ पेरेंट्स, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक होते हैं हमारे, जो कि हम मटेरियल में पढ़ ही रहे हैं। या व्हेन ए फैमिली मेंबर लीव्स, ये सारी कंडीशन है जहां पे अमेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होता है। अब इसी अमेंडमेंट का जब आप रिपर्टोरियल लैंग्वेज देखोगे, आप अमेंडमेंट डालोगे तो उसका टॉस रेफरेंस आपको मिलेगा, फॉर सेकेंड फीलिंग। तो इस तरह से आप इसी चीज को, फॉर सेकेंड को, एक रूब्रिक है फॉर सेकेंड फीलिंग को, आप इतने तरीकों से समझ सकते हो। इतनी कंडीशन में कोई पेशेंट, कोई बच्चा, कोई एडल्ट फॉर सेकेंड फील कर सकता है। तो इसलिए ये चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ पे हमें फॉर सेकेंड उठाना है, क्या कंडीशन मिलेंगी। तो जितनी कंडीशन मैंने बताई, ये सारी कंडीशन आ जाएंगी हमारे एक तरह से फॉर सेकेंड की, ठीक है। अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अबेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और लाइक वाइज हमारे पास रूब्रिक भी है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, किडनी में आप देखोगे एक लाइन मिलती है, फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। ये थ्रेटनिंग कंडीशन है। जैसे ही आपने एक मछली को पानी से बाहर फेंका, वो उसके लिए शब्द यूज होता है, तड़प उठती है। तड़प, तड़प मतलब अब गई तब गई। एक होता है सडन फियर,
एक होता है तड़प। तड़प है किसी चीज की कमी हो रही है, जिसको फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से वो छटपटा रहा है। ठीक। फियर क्या है, कोई ओवर पावरिंग फोर्स है जो उसे डरा रही है। तो दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एक क्या है, एक किसी की लैक होने की, यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन किसी का लैक हो रहा है। लेकिन एक जगह क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसे ओवर पावर कर रही है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सारी कंडीशन हुई, एक्सक्लूडेड, अनवांटेड की, डे केयर वाली, किसी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ की, मतलब ये कंडीशन आई, जैसे ही इस कंडीशन आई, इन कंडीशन में एक पेशेंट फील क्या करता है, हम पूछते रह जाते हैं आप फील क्या, तो ये इस सिचुएशन में नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे आपको इसको डिकोड करना होता है कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे पेशेंट की फीलिंग क्या बनेगी। फिर एक या दो या तीन एग्जांपल आप दोगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप ये चीजें फील कर सकते हो। तो वो बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे ये नहीं ये फील हो रहा है। तो आपकी सारी स्टोरी उसके फीलिंग के अकॉर्डिंग बनती चली जाती है। तो यहाँ पे इन सारी कंडीशन में फीलिंग क्या बनेगी, इट इज लॉस ऑफ सेफ्टी एंड लॉस ऑफ एन इमोशनल शेल्टर। क्या क्या लॉस हो रहा है, सेफ्टी एंड इमोशनल सेटल। कौन सा शेल्टर, इमोशनल, इमोशन। ठीक है। अब वो जो बंदा इमोशनली डिपेंडेंट था, अब उसकी डिपेंडेंसी हट गई, अब उसको इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है। विच मेक देम फील अटरली अलोन। ठीक है, हमारे पास डिल्यूजन में ही है, डिल्यूजन, अलोन, अलोन फीलिंग, कई सारे रूब्रिक हैं अलोन के विषय। तो ये अलोन फीलिंग क्यों आई, ये सारी कंडीशन आएगी। ये अलोन फीलिंग क्यों आई, ये कंडीशन आपको बताएगी कि क्या ये सारी कंडीशन तो नहीं थी इसके पीछे, ये बंदा क्यों अलोन फील कर रहा है, क्या काज है, कोर कोर फीलिंग क्या है। तो आपको वहां पे हो सकता है फर्स्ट सेकंड या कोई और फीलिंग मिले। ठीक है। अब इसी अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट को एक एल्डर पर्सन है वो कैसे फील करेगा, इन एल्डरली इंड ऑफ नर्सिंग फैसिलिटी, अवे फ्रॉम देयर होम एंड देयर फैमिली, जो हम पहले बता चुके, अभी जस्ट पहले बताया कि एक एल्डर्ड के लिए जैसे अपनी एज ग्रुप है। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी वोलेटाइल हो जाती, कभी डिपेंड होते हैं, कभी अपना खर्चा खुद चला लेते हैं। अब अब यहाँ पे हमारी नर्सिंग जो है वो खत्म हो रही है। तो ये स्टेज है जहां पे हमें अबंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट फील हो सकता है। दूसरा है जब हम अपने घर से बाहर होते हैं, अपने फैमिली से दूर होते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का फॉरसेकन फीलिंग है, अबंडमेंट की फीलिंग है। ठीक है। तो एल्डर्ड को यहाँ पे अफेक्ट करेगा अबंडमेंट। और एक न्यू बॉर्न जो नया नया बच्चा जन्म लिया है, उसके लिए अगर उसको मदर से दूर कर दिया जाए तो वहां पे अबंडमेंट फीलिंग आती है। बच्चे का फर्स्ट सेपरेशन जो होता है, जैसा कि सर हमें बताते हैं कि जब बच्चे की अम्बिलाइकल कॉर्ड कट करके बच्चे को सेपरेट किया जाता है, बच्चे में फर्स्ट टाइम सेपरेशन की फीलिंग आ जाती है, वहीं से बच्चा डरता है, वहीं से बच्चा सेपरेट हो जाता है। ठीक है। तो अगर जन्म के बाद भी अगर उसको मदर से दूर कर दिया जाए, जैसे एनआईसीयू, आईसीयू में रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वो बंदा मिनिमम अबेंडमेंट तो है ही, मिनिमम फॉर सेकंड तो है ही। ठीक है। तो बट ये चीजें पीछे हिस्ट्री से लिंक होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसे नहीं उठा लेनी है, हमें हमेशा रिपीटेड चीज उठानी है। जैसे हनीमन लिखते हैं, डॉक्टर हनीमन सर लिखते हैं अपने ऑर्गेनान में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिपीटेड पॉइंट जो बार बार हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह ऐसा फीलिंग आया अब हमने उसे उठा के दे दिया मेडिसिन, ये गलत है। आपको वो फीलिंग कई दफा मिलेगी, उस पर्सन उस पेशेंट की लाइफ में वो फीलिंग कई दफा मिलेगी, तब हमें वो उस फीलिंग को पिकअप करना है। अब आता है दूसरी चीज, हमारी एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट, अबेंडमेंट, एग्जिस्टेंस, रिफ्यूजी, आप देखोगे मीनिंग वाइज या फीलिंग वाइज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। बट अब एग्जिस्टेंस क्या है,
इट इज ए फियर ऑफ वंस लाइफ एग्जिस्टेंस, हमारी नियंत्रता। एग्जिस्टेंस क्या है? नियंत्रता, यानी जो एक स्टेज है बने रहने का, उस पे जब थ्रेट आ जाए, कि हमारी एग्जिस्टेंस को लेके थ्रेट आ जाए, ये कब आएगी? जैसे इट इज ए फियर ऑफ वंस लाइफ विच इज इक्वल टू फिश आउट ऑफ वाटर इन डेंजर ऑफ डाइंग। जब मरने का डर आ जाए कि अब तो हम मर ही जाएंगे, क्या अब तो हम मर ही जाएंगे, ये वाली, यानी अब मैं गया। अब ये किन किन सिचुएशन पे ऐसा होगा? ये होगा दिस फियर ऑफ कैन ट्रिगर बाय कैंसर डायग्नोसिस। एक बार जिसको कैंसर डायग्नोसिस हो जाए, आधा तो वो कैंसर सुन के मर जाता है, ठीक है। तो कैंसर डायग्नोसिस भी हमारे एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर अप कर सकता है। नेगेटिव प्रोग्नोसिस, ठीक है, एसोसिएटेड विद माई लाइफ इज एट स्टेक और माई लाइफ इज एट रिस्क। जहां ये फीलिंग आई कि अब मेरी लाइफ को खतरा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वहां पे एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर करेगा और किडनी के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। केसीटी के, सॉरी, किडनी में भी केसीटी के सिम्टम आने शुरू हो जाए। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। अब और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट के लिए? वेटिंग इन इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम के बाहर वेट करने वाले का सिचुएशन सोचो ना, उसके माइंड की हालात सोचो ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कितना डरा हुआ होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है क्या हो गया, होने वाला है। वेटिंग इन इमरजेंसी रूम, बीइंग इन एम्बुलेंस और हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, नॉट फीलिंग केयर्ड फॉर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कई सारे रूब्रिक केयर के मिल जाए, केयर डिजायर, केयरस डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं उस टाइप के भी। तो ये क्या है? नॉट फीलिंग केयर ऑफ, जब आप ये फील करते हो कि मेरी केयर नहीं की जा सकती है। ये आप कैसे, ये आप घर वालों के लिए फील कर सकते हो, ये आप अगर एडमिट हो किसी हॉस्पिटल में, आपको लगता है आपका डॉक्टर सही नहीं है, वो आपकी केयर नहीं करेगा, तो भी आप ये फीलिंग डेवलप कर सकते हो, इस फीलिंग के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। अब आपके पेशेंट में क्या सिचुएशन मिलती है, ये गॉड नोस, आपका पेशेंट नोस, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री पे जाना है कि आपके पेशेंट के इंडिविजुअलिटी में क्या मिल रहा है, उसको कौन सी सिचुएशन मिल रही है जो उसे बीमार कर रही है। An existence conflict also related to one's livelihood, लाइवलीहुड, क्या खाएगा, क्या रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा, इस पे भी अगर खतरा आता है तो भी एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाता है। जिसको हम अगर रिपर्टोरियल लैंग्वेज में बात करें तो हम जैसे उठा लेते हैं कभी कभी फियर मिसफॉर्चून, कि अब आगे क्या होगा, खाएंगे पिएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, रोटी कपड़ा मकान के लेवल का फियर होता है, फियर मिसफॉर्चून, ठीक है। तो उस लेवल की कंडीशन, an existence conflict also related to one's livelihood, okay. ओके, तो हम एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और पढ़ने वाले हैं। इसमें और चीजें क्या है? द फीलिंग बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट। अब जो अभी जैसे हमने अबेंडमेंट में क्या मिला, वहां क्या फील हो रहा है, सेफ्टी जा रही है और बंदा अकेला हो रहा है अबेंडमेंट में। और एग्जिस्टेंस में क्या हो रहा है, द फीलिंग बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट इज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अब मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इस लेवल की फीलिंग एक्टिवेट करती है हमारे एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट को। अब ये क्या है, दिस कुड बी लॉस ऑफ, ये क्या है, ये किस चीज की लॉस के बारे में बोल रहे हैं? जैसे बोल रहे हैं आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, ये कब आएगा, ये सिचुएशन कब बनेगी? ये बनेगी जब किसी का वर्क प्लेस चला जाए। अब मान लो कोई फैमिली है, उसका जो फैमिली हेड है
वो कमा रहा है, अपना वर्क कर रहा है, वहां से अर्निंग करके फैमिली को दे रहा है। अगर उसका वर्क प्लेस चला गया तो उसके लिए तो खत्म, सिचुएशन फिनिश की है। तो ये वो सिचुएशन है। फाइनेंशियल लॉस, किसी को अब ऐसा मत कर देना कि किसी का 1,000 रुपए का नुकसान ले लो, हो गया, आप ले रहे हो एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी कि आपका पेशेंट परेशान होगा। जैसे हमें बहुत कॉमन चीज मिल जाती है प्रेगनेंसी हिस्ट्री में कि लगभग लगभग 99% लेडी आपको यही बोल के जाएंगी कि हमको जो लव केयर अटेंशन हमको प्रेगनेंसी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आप हर जगह फॉर सेकेंड फीलिंग या जो आपको समझ में आता है वो नहीं उठाते फिरेंगे। आपको ये भी क्रॉस वेरीफाई करना है क्या सच में इसको जो मिनिमम रिक्वायर्ड लव केयर अटेंशन है वो मिली है, कि या जो ये चाह रही है इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं फुलफिल हुई है। तो आपको दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या इंटेंसिटी है हमारे कॉन्फ्लिक्ट की, कितना तेजी से कॉन्फ्लिक्ट हिट करा। ये आप दूसरे तरीके से भी पकड़ सकते हो। कैसे? कि जितनी तेजी से कॉन्फ्लिक्ट एक्ट करेगा उतना तेजी से ही उतना विग्रस सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, उतना फास्ट मूविंग सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो आपको देखना है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बात छोटी सी होगी बट पर्सन बहुत ज्यादा फील कर लेगा। तो उसके लिए सर डायलॉग मारते हैं, कभी सुई सूली बन जाती है, मतलब कभी छोटी सी सुई भी ज्यादा घाव कर देती है, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ज्यादा फील करने वाला होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको थप्पड़ भी मार दो तो उनको उतना असर नहीं करता है। तो आपको जब आप पेशेंट से बात करते हो तो आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है आपके दिमाग में। ये चीजें एक्सपीरियंस ही होती हैं। धीरे धीरे जब आप 20, 25, 100, 150, 200, 300 केस लेते हो ना, तो जाके धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि आपका सामने जो पेशेंट बैठा है वो कितनी चीजें सही बोल रहा है, कितनी गहराई से बोल रहा है। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता जाता है। अब किसी जैसे इसी में लॉस में हम पढ़ रहे थे, वर्क प्लेस का लॉस हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, लॉस ऑफ होम, किसी का घर का लॉस हो जाए। ठीक है, लॉस ऑफ ए पर्सन हु प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस ऑफ पर्सन हु प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी किसी में भी डेथ का रोल होगा, ऐसा पर्सन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और वो भी सिक्योरिटी कैसे, कौन कौन सी, इकोनॉमिकली एंड साथ ही साथ इमोशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्सन का दूर जाना या लॉस हो जाना या डेथ हो जाना जो उसे इमोशनली या इकोनॉमिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आज हमने दो चीज पढ़ी, अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट पढ़ी और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट पढ़ी। तीसरा जो आता है हमारे पास वो आ जाता है रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। अब ये रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस बीइंग थ्रोन इनटू डिजर्ट। क्या फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंस है? किसी को डिजर्ट यानी किसी को रेगिस्तान, किसी को मरुस्थल में छोड़ दिया गया। अब क्या होगा? आप थोड़ा सा ना सोचने का कोशिश किया करो, उस सिचुएशन को इमेजिन करो। किसी को आप डिजर्ट में छोड़ दो तो क्या हो रहा है? उसमें अबेंडमेंट में भी हुआ, आपने उसको अकेला कर दिया। दूसरा, अब उसके लाइफ पे भी खतरा आ गया, न तो पीने को पानी है, न छिपने को घर है, तो आपने कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टेंस को भी एक्टिवेट कर दिया। रिफ्यूजी क्या, आप उसको भगा दिया, उसको आपने हटा दिया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बीइंग थ्रोन इनटू डिजर्ट। ठीक है, जैसे हम लेते हैं घर से निकाल दिया। ठीक है, जहां पे हम स्कॉर्न, बीइंग, डिस्पाइज, पास्ड अवे, ये रिपर्टोरियल लैंग्वेज में लेते हैं। इस सिचुएशन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है और चीजें भी हो सकती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि केवल डिस्पाइज, केवल पास्ड अवे नहीं सोचना है। आपके केस में जो मिल रहा है वो सोचना है। आप उसको लिंकअप करना है कि उस सिचुएशन में जो फीलिंग है वो कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट हो रही है। तो इस चीज को मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको फिक्स नहीं होना है। किसी भी सिचुएशन में
फिक्स नहीं होना है कि ये सिचुएशन है तो यही होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट आपको लिंक करना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में ऐसी क्या फीलिंग है जो ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को एक्टिवेट कर रही है। अब इसकी सिचुएशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट के इसमें आता है अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर और मूव। किसी का ट्रांसफर अनएक्सपेक्टेड हो गया, जो उसने सोचा भी नहीं था, जो चाहा ही नहीं था, ठीक है। कोई जैसे स्कूल चेंज कर दिया तो भी रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। फोर्स टू फ्ली फ्रॉम वंस होम और होमलैंड, किसी को अपने घर या अपने जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा, ये सिचुएशन। ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम फैमिली और लव्ड वन, अपने लव वन और फैमिली से दूर जाना, ठीक है। एयर ट्रेवल्स, ये भी एक आप ध्यान में रखिएगा, जो एयर ट्रेवलर होते हैं, जो एरोप्लेन ट्रेवलर होते हैं, उनके लिए एयर ट्रेवलर्स में भी ये चीजें, ये सिचुएशन को रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट की तरह लेते हैं। बिकॉज जब आप एयर ट्रेवलिंग में होते हैं तो फीलिंग क्या होती है, अनकंफर्टेबल इन एरोप्लेन। जब आप एरोप्लेन में अनकंफर्टेबल फील करते हो, फ्लाइंग फियर, जिसको फ्लाई करने से फियर होता है, वहां से हमारा रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो जीएनएम में आज इतना ही, ये 3 कॉन्फ्लिक्ट हैं, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं एक बार और ले लूँगा या ग्रुप में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये मीटिंग अभी 10 मिनट ही बचा है, तो हम मेडिसिन कर लेते हैं। ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि ये 40 मिनट में मीटिंग अपने आप क्लोज हो जाती है, तो अगर ये मीटिंग क्लोज हो गई तो समझ लीजिएगा आज का स्टॉप कर देंगे, हम उतना ही सेशन में लेंगे, ठीक है, जितना 40 मिनट में होगा। तो अभी हम मेडिसिन करते हैं। ओके, मेडिसिन में हम नेटर मूड पढ़ रहे हैं। नेटर मूड में कल हमने मैनिफेस्टेशन के कुछ रुब्रिक देखे थे। तो कल मुझे किसी ने ऐसा मतलब बोला कि जैसे कल हमने एक रुब्रिक पढ़ा था, डिल्यूजन फैंटम सीज। वहां पे मैंने बोला था जो फीलिंग होगी वो धोखा और डर का होगा। मैंने फीलिंग की बात की है, धोखा इज डिसेप्शन, धोखा अलग चीज है। यहाँ पे जो फैंटम की कंडीशन है, उस कंडीशन में जो पेशेंट फील करेगा वो धोखा और डर दोनों है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना कि धोखा मैं बता रहा हूँ इसमें। तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं सिचुएशन की बात करें, हालांकि जिन्होंने बोला उनको बहुत नॉलेज है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं, बट अगर उनको कंफ्यूजन हो सकती है तो मुझे लगा कि इसको समझाना बनता है, ठीक है। तो फैंटम सीज, फैंटम की मीनिंग जो होती है, कोई ऐसी चीज जिसकी फिजिकल रियलिटी ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, बस वो हो। तो वैसे में क्या है, एक हमारे यहाँ एक शब्द यूज होता है, पता नहीं आप लोग फैमिलियर हो कि नहीं उससे, छलावा। छलावा क्या होता है, छलावा का मतलब होता है वो आपको, आपके सेंसेस को समझ आ रहा है बट रियलिटी में वो है ही नहीं। जैसे कि डिल्यूजन होते हैं कि आपको समझ तो आ रहा है कि कुछ है, बट रियलिटी, माया जिसको बोलते हैं, रियल में ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिमुलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फैंटम सीज कुछ इस लेवल का है जहां पे कुछ ऐसी आकृतियां हो, कुछ ऐसे फियर हो जिनके रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। जैसे फैंटम के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, फैंटम बॉडी के लिए यूज होता है। बॉडी मतलब एक जो, जैसे मैंने कल बोला जिम का पर्सनालिटी, जिम का पर्सनालिटी जो आपको बोर्ड पे लगाते हैं, वैसी पर्सनालिटी शायद, मुझे तो नहीं लगता कि रियल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो फैंटम बॉडी है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन कैसा है, जैसे अगर अब ये आपको हिस्ट्री में कैसा मिलेगा, किसी के जो फादर हैं वो फैंटम टाइप के हैं, तो वहां से हम कभी कभी फैंटम ले लेते हैं। या कोई फियर जो है वो फैंटम टाइप का है, जहाँ पे जो फीलिंग है वो डर के साथ साथ धोखे भी है, डर के साथ छलावे की फीलिंग है, तो वहां से हम उस चीज को ग्रैप्स कर लेते हैं। बाकी हमने आपको स्पेक्ट्रस, घोस्ट एंड स्पिरिट कल बता दिया था, ठीक है। फिर आगे 2 रूब्रिक है, दोनों को हम एक साथ समझेंगे।
डिल्यूजन स्ट्रेंजर वन इज ए, डिल्यूजन स्ट्रेंजर वन इज ए। दूसरा है डिल्यूजन विजन हैज हॉरिबल। इस दोनों में थोड़ा थोड़ा समानता है। जैसे जो स्ट्रेंजर की जब आप मीनिंग देखोगे ना, तो उसकी मीनिंग होती है अनएकस्टमोड। अनएकस्टमोड मतलब UNACCUSTOMED। इसका मतलब होता है नॉट कॉमन और यूजुअल, जो कॉमन नहीं है, जो यूजुअल नहीं है, एबनॉर्मल है, अनकॉमन है। ठीक है, ये स्ट्रेंजर है। अब स्ट्रेंजर करता क्या है? सरप्राइज देता है। तो जहां पे अब इस रूब्रिक को उठाने के लिए हमें फीलिंग क्या मिलनी चाहिए? सरप्राइज वाली फीलिंग मिलना चाहिए। कैसे? कि स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर जब आता है वो आपको सरप्राइज करता है, अननोन होता है। ठीक है। दूसरा है विजन हैज हॉरिबल। अब हॉरिबल क्या होता है? हॉरिबल इज डिसएग्रीएबल। हॉरिबल इज डिसएग्रीएबल, नॉट फेमिलियर, नॉट इन्फॉर्म। अब हॉरिबल, हॉरिबल एक केस में मैम ने उठाया था। कैसे उठाया था कि उसमें सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एक लेडी का नई नई शादी होके आती है, तो इधर वाले बोलते हैं कि उनके पास लैंड भी है, उनके पास सोना भी है, ठीक है, और हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है। शादी हो जाती है एनी हाउ। तो जब वो लेडी अपने हस्बैंड के हाउस में आती है, इधर आती है, अपने इन लॉज फैमिली में आती है, तो उसे पता चलता है ना तो उसके पास लैंड है, न तो हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है। अब क्या? ये जो फियर की सिचुएशन आई, अवाक रह जाना, बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित रह जाना। हॉरिबल यानी डिसएग्रीएबल, ये एग्रीएबल नहीं है ये सिचुएशन। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, वहां पे हम लेते हैं विजन हॉरिबल, और स्ट्रेंजर वो पर्सनालिटी हो जाती है। ठीक है, जो एज ए स्ट्रेंजर की तरह। अब जैसे स्ट्रेंजर ऐसे भी ले लेंगे, अगर किसी के फादर उसके बर्थ से पहले बाहर गए और वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद वो आए, तो वो उसके लिए एज ए स्ट्रेंजर ही होंगे, अगर उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो। ठीक है, तो सिचुएशन कई सारी मिल सकती है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। आपको देखना है उस सिचुएशन में आपका कॉन्फ्लिक्ट कैसे फिट हो रहा है। दूसरा यूज होता है शब्द अनएक्वेंटेड। इसका मतलब होता है नॉट फैमिलियर और नॉट इन्फॉर्म। ठीक है, इसी में आगे आता है डिल्यूजन फैंसीज ऑफ एंड डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। ये भी सेम चीज है, ये बहुत कम यूज होने वाले रूब्रिक है। फैंसीज ऑफ, जहाँ ढेर सारी फैंसीज हो जो अपने दिमाग की उपज होती है, पेशेंट की खुद की। ठीक है, ये कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, मतलब कई सारी फैंसीज क्रिएट करना। ठीक है। दूसरा है डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर। ये अगर आप फिगरेटिव वे में लोगे तो ये आप वहां भी ले सकते हो कि बात तो कर रहा है लेकिन बातों में कोई दम नहीं है। ठीक है, बातों में कोई गहराई नहीं है, तो वो ऊपर ही ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो फ्लोटिंग इन एयर, वहां भी आप इसको फिगरेटिव मीनिंग में एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्टर मूर का एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक आता है, डिल्यूजन थीव्स रॉबर। डिल्यूजन थीव्स रॉबर रॉबिंग, पूरा रूब्रिक है डिल्यूजन थीव्स रॉबर रॉबिंग। ये नेक्टर मूर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है। अब थीव्स, थीव्स होते हैं चोर। ठीक है, रॉब, रॉबर, रॉबर बना है रॉब से, ROB। रॉब की जो मीनिंग होती है, रॉब की मीनिंग होती है टू टेक प्रॉपर्टी इलीगली बाय यूजिंग थ्रेटनिंग और वायलेंस। थ्रेट करके, यानी यहाँ भी डर है, थ्रेट करके वायलेंस के साथ किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, ये तो लिटरल मीनिंग हो गई। ठीक है, टू स्टील समथिंग। ठीक है, ये लिटरल मीनिंग हो गई। थीव्स क्या है? टू टेक समथिंग बाई theft और commit